नमस्कार छात्रों। कक्षा 11 की प्रथम पाठ्यपुस्तक समाजशास्त्र परिचय के अंतर्गत आज हम पाठ संख्या 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। छात्रों, प्रथम पाठ में हमने देखा था कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। हमने ये भी देखा था कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है और इसी पद्धति के कारण उसकी कुछ अपने सिद्धांत, शब्दावली, संकल्पनाएं तथा तथ्य संग्रह की पद्धति होती है जो इसे सामान्य बौद्धिक ज्ञान से अलग करती है। तो छात्रों, इस अध्याय में हम शब्दावली, संकल्पनाएं आदि पे चर्चा करेंगे। पहली शब्दावली है सामाजिक समूह एवं समाज। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच अर्थपूर्ण अंतःक्रिया होती है तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, उनके बीच अपनेपन की भावना होना, इसके साथ साथ उनमें एक सामान्य स्वार्थ, सामान्य उद्देश्य तथा दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है। ये औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी। औपचारिक के रूप में आपका विद्यालय और अनौपचारिक में खेल के मैदान में बने गए आपका समूह को हम ले सकते हैं। अब है अर्ध समूह यानी क्वाज़ी ग्रुप। इसके अंतर्गत हम समुच्चय और सामाजिक वर्ग को समझेंगे। समुच्चय, इसमें सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय पर एक ही जगह पर एकत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे के संग इनका कोई निश्चित संबंध नहीं होता। जैसे रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करते यात्री या सिनेमा दर्शक। सामाजिक वर्ग के अंतर्गत समान विशेषताओं के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर इत्यादि। इन सभी का पेशा एक ही रहता है, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं। समुच्चय और सामाजिक वर्ग मिलकर अर्ध समूह का निर्माण करते हैं। अब हम सामाजिक समूह और अर्ध समूह को संक्षेप में समझते हैं। सामाजिक समूह जिसमें सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं, जबकि अर्ध समूह में सिर्फ लोगों का समुच्चय होता है, इसमें कोई संरचना या संगठन नहीं पाया जाता। सामाजिक समूह में एकता की भावना पाई जाती है, इस कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे हमदर्दी, प्यार आदि इसमें देखने को हमको मिलता है। जबकि अर्ध समूह में एक दूसरे के प्रति कोई निश्चित संबंध नहीं होता है और विषम परिस्थितियों में ये एक सामाजिक समूह बन सकते हैं, जैसे समान आयु या लिंग आदि के लोग मिलकर एक सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। अब हम सामाजिक समूह के प्रकारों के अंतर्गत प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह को समझेंगे। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले के द्वारा अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी गई थी, जबकि द्वितीयक समूह की अवधारणा प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही बनी है। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, वो उसमें कम लोग होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है और इसमें ज़्यादा लोग होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में आमने सामने के संबंध होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होता है, इसमें प्रेम, घनिष्ठता एवं भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख होता है या इसमें औपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त होने के बाद यह समूह समाप्त भी हो जाते हैं। प्राथमिक समूह के उदाहरणों में हम परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह व मित्रों के समूह को ले सकते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के अंतर्गत हम सेना, राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन या क्लब इत्यादि को ले सकते हैं। दूसरी शब्दावली देखते हैं अंतः समूह और बाह्य समूह। इसकी अवधारणा समनन ने प्रस्तुत करी और समनन ने इनको हम समूह व वे समूह के नाम से भी पुकारा। हम समूह में या अंतः समूह में हम की भावना पाई जाती है, जबकि बाह्य समूह में हम की भावना का अभाव देखा जाता है। अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को श्रेष्ठ तथा अन्य समूह को हीन मानते हैं। इनमें संबंधों में निकटता होती है, इसके साथ साथ इसके सदस्यों में प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना देखने को मिलती है, जबकि बाह्य समूह के सदस्यों में संबंधों में दूरी या भेदभाव देखा जाता है। वह इसमें इसके सदस्यों में त्याग और सहानुभूति की भावना सिर्फ औपचारिक रूप से होती है। संदर्भ समूह। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई। यह एक ऐसा समूह होता है जिसके हम सदस्य तो नहीं होते, पर उसके जैसा सदस्य बनने का हम प्रयास करते हैं। जैसे सिनेमा के कलाकार हम भारतीय युवाओं के लिए एक संदर्भ समूह के रूप में कार्य करते हैं। समवयस्क समूह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है। इसके अंतर्गत समान आयु के व्यक्ति या समान व्यवसाय के लोग
आ सकते हैं। समवयस्क समूह हमारे जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर आपके मित्र या आपके समूह के लोग आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं। आपने क्या पहनना है और क्या खाना है, आप अधिकतर अपने समूह के बारे में सोचकर ही निर्णय लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण या हम कहें समाज का विभिन्न स्तरों में होना। समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन जिसमें संपूर्ण समाज को ऊंच नीच के आधार पर विभाजित किया जाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। इस अधिक्रम में शक्ति संपन्न लोगों को ऊपर तथा शक्तिहीन लोगों को निम्न स्तर प्रदान किया जाता है। संक्षेप में कहें तो एक विभेदीकरण की एक विधि है। सामाजिक स्तरीकरण का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा सब हमको शक्ति और संपत्ति के आधार पर मिलता है और इसी आधार पर समाज में हमको विभिन्न प्रकार के समानता देखने को भी मिलती है। अब छात्रों हम देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के क्या प्रकार हैं। इसमें सर्वप्रथम है जाति। जाति एक विशिष्ट प्रतिमानों को मानने वाले लोगों को समूह को कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हमें जन्म से प्राप्त होती है, अर्थात ये प्रदत्त होती है। भारत में जाति व्यवस्था शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित है। ब्राह्मणों को जहाँ पवित्र माना गया तो उन्हें जाति अधिक्रम में उच्च स्थान व शूद्रों को अपवित्र मानकर उन्हें जाति अधिक्रम में निम्न स्थान दिया गया। भारतीय जाति व्यवस्था को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा एक पंचम जाति भी है जिसके अंतर्गत अछूतों को रखा गया, लेकिन उन्हें जाति अधिक्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया। अब हम जाति की विशेषताओं को देखते हैं। जाति हमें जन्म से प्राप्त हो जाती है और उसके सदस्य जीवन भर रहती है। हम कभी भी अपनी जाति को नहीं बदल सकते। जाति में विवाह और खान पान को लेकर काफ़ी प्रतिबंध है। किस जाति में विवाह होना है या नहीं होना, या किस जाति में हमें भोजन करना है नहीं करना, ये सब जाति में बताए जाते हैं। और प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय निश्चित होता है और उसी व्यवसाय को उनको करना होता है। सामाजिक स्तरीकरण में दूसरा भाग है हमारा वर्ग। वर्ग एक ऐसा समूह जिसमें शक्ति और संपत्ति के आधार पर विभाजन होता है। एक समान वर्ग की अभिरुचियां या जीवन शैली भी समान होती है। वर्ग कर्म के आधार पर एक खुला वर्ग होता है, अर्थात हम कह सकते हैं इसको हम प्राप्त कर सकते हैं या अर्जित परिस्थिति पर निर्भर होता है। वर्ग को उच्च, मध्यम, निम्न और कृषक वर्ग में बांटा गया है। कोई भी व्यक्ति प्रयास करके अपने वर्ग को निम्न से उच्च स्तर तक ला सकता है। छात्रों हम देखते हैं जाति और वर्ग में क्या अंतर है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। जाति जहाँ जन्म के आधार पर एक बंद वर्ग है, वहीं वर्ग कर्म के आधार पर एक खुला वर्ग है। जाति प्रदत्त परिस्थिति पर निर्भर होता है, वहीं वर्ग अर्जित परिस्थिति पर निर्भर होता है। जाति में पेशे की निश्चितता होती है, जबकि वर्ग में अपनी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर व्यवसाय निर्धारित किया जा सकता है। जाति में खान पान और विवाह को लेकर कठोर नियम होते हैं, जबकि वर्ग में इस प्रकार के नियम देखने को हमको नहीं मिलते। तो छात्रों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।